लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स पे कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करी। अब देखो मेन काम ही एक्चुअली इस चैप्टर में ये अंडरस्टैंडिंग है। डिटर्मिनेंट्स हमने मैट्रिसेस करा, पर अब जो असली गेम जहाँ पे लोग ब्लॉक होते हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। हम नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे बताया जा, बस ये बातें ध्यान में रखना, यही कल को कंपटीशन की प्रिपरेशन के टाइम पे भी हमें हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्मेट को समझना कि हमने क्या क्या करना है। तो बस बिल्कुल बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, बस उनको पहले नोटिस करना, फिर उसी काम को हमने आगे स्ट्रेच करना है। तो लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज़ करी उनको रिकॉल करो ज़रा। हमने क्या करा कि एक डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर 0 आएगा। डिटर्मिनेंट ए निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, सेम आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करो स्केलर से, या फिर इसका रिवर्स कि अगर कोई स्केलर किसी रो में या कॉलम में अगर कॉमन आता है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन आ सकता है। ये वाला पॉइंट काम का है, बहुत हम यूज़ भी करेंगे। तो जो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट क्लास में करी, या जो अभी एक दो प्रॉपर्टीज़ हम और करेंगे, वो एक्चुअली हमें हेल्प करेंगी एक बिल्कुल जो इन सारी प्रॉपर्टी की मदर प्रॉपर्टी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो मदर प्रॉपर्टी क्या है, हमने अभी थोड़ी देर में आज वो भी सुन लेनी है, जिसके बेसिस पे ये सारी बातें हमें काम आएंगी। तो अब प्रॉपर्टीज़ हैं पहले उनको समझते हैं, फिर आज वाली क्लास से शुरू हो जाएगा मेन टास्क कि क्वेश्चंस में करना क्या है और जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने करी वो हमें कैसे काम आने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, बस पहले उनको बस ध्यान से समझो। अब ये नोटिस करो। अब देखो है एक्चुअली ये प्रॉपर्टी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें बताया गया कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट हो और सिंपली उस डिटर्मिनेंट में मान लो यहाँ पे टर्म्स अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर मान लो वो जो टर्म्स हो वो दो में स्प्लिट हो सकती हूँ। कोई समझाने के लिए मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a1 प्लस a2, ये सिंपली अगर मान लो हमने ये ले लिया a1 और ये मान लो प्लस x1, ये a2 प्लस x2 और ये a3 प्लस x3, ऐसे ये b1 ये c1 ये b2 ये c2 ये b3 और ये c3, ये मान लो कोई डिटर्मिनेंट होता। तो अगर हमें नीड पड़े, देखो वो सारी बातें बाद में होगी कि हमें नीड कैसे पड़ेगी, पर अभी पहले केवल ये टूल समझो। अब इस केस में हमने नोटिस करा कि डिटर्मिनेंट के एक कॉलम में टर्म्स ऐसे दो में स्प्लिट हो रही हैं, आगे कुछ नहीं, आगे दोनों सेम है। तो इफ़ वी रिक्वायर देन वी कैन एक्चुअली ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट्स। इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक में क्या करें, a1 a2 a3 लिख दें, यहाँ पे क्या b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये सेम, प्लस एक नया डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें अब की बार ये a1 a2 a3 की जगह आ गया x1 x2 x3 और बाकी दोनों कॉलम्स में कोई चेंज नहीं, b1 c1 b2 c2 और b3 c3। तो अगर हम चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को ऐसे दो में तोड़ सकते हैं। ये केवल याद रखना, ये केवल कब हो रहा है, जब केवल किसी एक कॉलम या एक रो में ऐसा हो रहा हो। अगर मान लो एक टर्म यहाँ पे हो, एक टर्म ऐसी यहाँ पे होती और एक टर्म यहाँ पे होती, तब ऐसा नहीं कर सकते थे। केवल एक कॉलम या एक रो में कभी अगर ऐसे का स्टेप अगर आए तो उसको तोड़ सकते हैं। एक्चुअली इसका रिवर्स भी बहुत काम आता है। रिवर्स देखो क्या हुआ, अब सोचो कि हमें कोई ये दे दे और हमें ये दे के बोले कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर दो, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हमें दिखता कि सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनाओगे उसमें सेकंड और थर्ड कॉलम सेम आएंगे, बस फर्स्ट कॉलम में एडिशन हो जाएगी a1 प्लस x1 a2 प्लस x2 और a3 प्लस x3। तो यही बात रिवर्स में भी बहुत काम आती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रॉपर्टी करी इट इज़ वेरी सिंपल, ये भी क्वेश्चंस के बीच में हमें काम आएगी। इस पे सवाल कैसे का बन सकता है, वो बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, वो एक क्वेश्चन केवल ऑब्जर्व करते हैं। अब ये नोटिस करो पहले। अब एग्जैक्टली इस पैटर्न को बस हमने ऑब्जर्व करना था कि अब अगर हमें, अब देखो डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा आर गिवन है और हमसे कहा कि शो दैट आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो अब डायरेक्टली देखने में हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर इसका सेंस समझो। आर को 1 डालोगे तो डेल्टा 1 बनेगा, आर को 2 डालोगे डेल्टा 2 बनेगा एंड सो ऑन। तो क्या हमें समझ में आता है कि जब इन सारे डिटर्मिनेंट्स को ऐड करोगे, ये किसी ने क्या बोला, n डिटर्मिनेंट्स को ऐड करो, तो उन सारे के सारे n डिटर्मिनेंट्स में आर वी एबल टू नोटिस कि जो सेकंड रो और जो थर्ड रो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखो सेकंड रो हर बार यही रहेगी क्योंकि आर तो इसमें है ही नहीं। जो सेकंड रो और जो थर्ड रो हैं हमें दिखता है कि वो दोनों तो सेम रहेंगी, हर एक n डिटर्मिनेंट, उसको इमेजिन करो। तो जब उन n के n डिटर्मिनेंट्स को ऐड करोगे
तो बिल्कुल जो अभी हमने प्रॉपर्टी करी, हमें वहां से समझ में आता है कि जो इसकी सेकेंड और थर्ड रो है वो फाइनल वाले में तो सेम बनेगी, केवल फर्स्ट रो में एडिशन होती जाएगी। किसकी? सिंपली यहाँ पे 2 की पावर r माइनस 1 पावर में, ऐसे 2 इंटू 3 की पावर r माइनस 1, 4 इंटू r की पावर 5 माइनस 1। तो सिंपली केवल फर्स्ट रो में एडिशंस होंगी। पहले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है 1, अगले वाले में क्या था 2, उसके अगले वाले में क्या था 2 स्क्वायर। जब उन सबको ऐड कर दोगे तो केवल समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू समेशन ओनली हेयर एंड ओनली हेयर, सेकेंड और थर्ड रो सेम। मतलब वो जो समेशन है सारे एन डिटर्मिनेंट्स को ऐड करा के वो बस ये बन जाता। अब ये सिंपल है, ये तो जीपी बन गया 2 की पावर r माइनस 1, पावर में माइनस 1 है तो 2 की पावर r माइनस 1। तो हमें क्लियरली समझ में आता है वो तो जीपी है, उसका सम कितना हो गया, सिंपली 1 से लेके सिंपली 2 की पावर n माइनस अलग से 1, नेक्स्ट वाला बन जाता 3 की पावर n माइनस अलग से 1 और अगले वाला 4 की पावर n माइनस अलग से 1। जैसे हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब फिल कर दी, ये फिल करते ही हमें दिखा कि क्या हुआ कि अब जो पहली रो है और तीसरी रो एक्चुअली वो दोनों सेम आ गई। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो देयर वाज नो ट्रिक, केवल इस पॉइंट को हमने ऑब्जर्व करना था कि जब कभी ऐसे इनडिटर्मिनेंट्स ऐड करने को दिए जाएं तो एग्जैक्टली ये वही वाली प्रॉपर्टी क्या पता रिवर्स में लगती हो जो हमने अभी अभी करी, कि एक डिटर्मिनेंट में अगर एक रो में या एक कॉलम में टर्म्स हैं तो उसको 2 में तोड़ सकते हैं, उसी बात को रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इस केस में यहाँ पे n डिटर्मिनेंट्स थे, तो जब हमने उनको ऐड करना चाहा तो हमें दिखा कि उसका सेकंड और थर्ड रो सेम है, तो वो सेम ही रहेगा फाइनल में, केवल फर्स्ट वाले में एडिशन होगी। और ये पिछली प्रॉपर्टी का ही हमने रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करा उसको। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, पर अब डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टी जो कि इन सारी बातों को यूज कराएगी, और ये मेन प्रॉपर्टी है, तो बहुत ध्यान से समझना। अब ये प्रॉपर्टी है जो कि हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे और यही हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को, पूरे प्रोसेस को एक्चुअली सबसे ज़्यादा ये एग्जीक्यूट कराएगी। अब देखो क्या बोला गया, हमें बोला गया कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए बाय एडिंग टू अ रो ऑफ ए अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो ऑफ ए। अब देखो ये क्या बोला गया, हमें बताया गया कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है ए, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक डिटर्मिनेंट है ए 2 1 5 3 2 3 6 2 1 0 7, कोई मान लो हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। तो अब हमें ये बोला गया कि अगर इस डिटर्मिनेंट की कोई भी रो ले लें, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, वो सेम बात है, रो या फिर कॉलम, यहाँ पे दोनों सेम तरीके से कहानी चलेगी। तो इफ़ वी टेक एनी रो एंड टू एनी रो इफ़ वी ऐड स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो, किसी रो में अगर हम किसी और रो का स्केलर मल्टीपल अगर ऐड करा दें तो ऐसा करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसका आंसर वही बनेगा जो कि ए डिटर्मिनेंट का है। इसको फिर से सुनो, इफ वी ऐड इफ टू एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इफ टू एनी रो, मान लो पहली रो में अगर हम किसी और रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करा दें तो ऐसा करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसका भी सेम ही आंसर रहेगा। अब देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, और इस स्टेप को ऑब्जर्व करना। अगर हम क्या करें, मान लो R1 में हम ऐड करा दें R2 का स्केलर मल्टीपल, मान लो 2 टाइम्स R2। देखो R2 में कोई चेंज नहीं करना, R1 में चेंज करा। R1 को अगर हम चेंज करें, R1 में हम अगर R2 का स्केलर मल्टीपल अगर ऐड करा दें तो ऐसा करने पे नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाता, सिंपली नोटिस करो, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, ये हो गया 6, 6 प्लस 2 8, ये क्या बना 12 प्लस 1 13, और ये क्या बना 4 प्लस 5 विच इज 9, ये कितना सेम 362 और ये कितना सेम 107। तो जो ये नया डिटर्मिनेंट बना ये स्टेप करने के बाद वो अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा डिटर्मिनेंट के आंसर में। इससे क्या होता है, ये क्यों समझना है, वो सब अभी देखेंगे, पर पहली काम की बात क्या है कि हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आए। तो जो स्टेप अभी यहाँ पे ये करा गया, आज के बाद याद रखना कि इसको बोला करेंगे हम लोग एक ऑपरेशन। ये हमने क्या करा कि इस डिटर्मिनेंट के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करा, तो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। इनवैलिड ऑपरेशन क्या होते हैं हम वो भी देखेंगे, पर पहले इसको नोटिस करो। क्या होता है वैलिड ऑपरेशन, कि अगर किसी रो में किसी और रो के स्केलर मल्टीपल अगर ऐड करा दो तो वो ऑपरेशन एक वैलिड ऑपरेशन है। ऐसे ही किसी कॉलम में किसी और कॉलम का स्केलर मल्टीपल ऐड करा दो, वो एक वैलिड ऑपरेशन है। अब देखो इसको चेंज करके हमने ये बना लिया। अब मान लो कि मेरा मन करे कि मैं अब यहाँ पे C2 को चेंज कर दूँ C2 माइनस C3 में,
देखो C2 माइनस C3 एक तरीके से C2 में किसी कॉलम में किसी और कॉलम का स्केलर मल्टीपल, तो C2 में क्या ऐड कराया, -1 इंटू C3, तो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। C2 को लिखा C2 प्लस -1 इंटू C3, तो ये ठीक लिखा हुआ है, दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। तो ऐसा करने पे ये क्या बन जाता, देखो पहला कॉलम सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम में 13 माइनस 9 विच इज 4, 6 माइनस 2 4 और 0 माइनस 7 -7, ये क्या है, ये सेम रहेगा, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 9, ये 2, ये 7। पिछले वाले में भी नोटिस करो, जब हम लोगों ने R1 को R1 प्लस 2R2 करा, तो R2 को एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, R2 को देखो एक्चुअली 2 से R2 को नहीं मल्टीप्लाई करा, केवल R1 में किसी और रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करा। सो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो वैलिड ऑपरेशन। देखो इसको हमने ये बना लिया, अब अगर इसमें इसके बाद कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। करने के बाद जो ये डिटर्मिनेंट बना ये अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। तो अभी अभी जो प्रॉपर्टी सुनी उसको फिर सुनो, किसी रो में या फिर ब्रैकेट में किसी कॉलम में, इफ टू एनी रो ब्रैकेट में कॉलम इज एडेड स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो ब्रैकेट में कॉलम, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको बिल्कुल ऐसे पॉज करके रिवाइंड करके फिर से लिख लेना, इफ टू एनी रो ब्रैकेट में कॉलम इज एडेड स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो ब्रैकेट में कॉलम, देन वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो कि हमने इस केस में यहाँ पे करा। तो अब क्या करते हैं कि अब कुछ बहुत सारे अब यहाँ पे ऑपरेशंस के मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, उनको बारी बारी अपने आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो डिस्कशन में ही कि वो वैलिड ऑपरेशन कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। तो इस चैप्टर में करना क्या है वो बाद में सुनेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, वो नहीं करनी। तो बस इस बात को कंप्लीटली अपने माइंड में डालना शुरू करो, और अब इसका सही रोल कैसे है वो अब नोटिस करते हैं। चलो अब बिल्कुल टेस्ट की तरह हर सवाल का जवाब अब अपने आप से बनाना, बिल्कुल बारी बारी शुरू करते हैं, और जो हमने अभी ऑपरेशन में जो बात समझी उस बात को अप्लाई करना शुरू करो कि जो जो ऑपरेशंस अब बताए जाएं उनमें से कौन कौन सा वैलिड ऑपरेशन है, कौन कौन सा ऑपरेशन ठीक लगाया गया, मतलब वो लगाने पे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो सेम रहेगा, वो सेम रहना चाहिए। तो अब अगर मान लो पहला ऑपरेशन ये होता, R1 को चेंज करा R1 प्लस R2 प्लस R3 में, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ये वैलिड है। कैसे वैलिड है, हमें बताया गया कि अगर किसी रो में या अगर किसी कॉलम में किसी और रो ब्रैकेट में कॉलम के स्केलर मल्टीपल अगर ऐड करा दो तो वो सही है। ऐसा करने पे नया डिटर्मिनेंट जो बनता है वो भी सेम वैल्यू बनाता है। तो यहाँ पे हमने R1 में किन्हीं और रो के स्केलर मल्टीपल ऐड कराए, R1 में चेंज कराया R1 प्लस R2 प्लस R3, दो भी ऐड करा दिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अलग अलग तो क्लियर है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये एक वैलिड ऑपरेशन है, ऐसा कर सकते हैं, हम करेंगे भी ऐसा क्वेश्चंस में। अब मान लो सेकंड होता, C2 को हमने चेंज करा C2 प्लस 3C1 प्लस C3 में, तो हमने क्या करा, किसी और कॉलम में और बाकी दोनों कॉलम्स के या किसी भी एक कॉलम के स्केलर मल्टीपल ऐड कराए, तो ये भी एक वैलिड ऑपरेशन है। C2 को अगर हमने C2 प्लस 3C1 प्लस C3 करा तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये कर सकते हैं, ऐसा हम करेंगे भी क्वेश्चंस में इस तरह के स्टेप्स। अब मान लो हमने C1 को चेंज करा C2 प्लस C3 में, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि अपना रूल क्या था कि किसी कॉलम में ऐड कराओ बाकी कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे C1 ही नहीं है, C1 में आगे हमने ऐड कराने थे, तो यहाँ पे C1 ही मिसिंग है, C1 में आगे ऐड कराने हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे C2 में आगे ऐड कराए, C2 को चेंज करा C2 प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर कॉलम्स, तो ये सही था, ये गलत है, इसको ध्यान में रखना, ये नहीं कर सकते। ऐसे मान लो R2 को हमने चेंज करा R1 प्लस R2 में, R2 को हमने चेंज करा R1 माइनस R2 में, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि R2 का साइन नहीं चेंज होना चाहिए, R2 चेंजेस टू R2 प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ सम अदर रो, वो सही था। पर यहाँ पे हमने R2 के साथ माइनस साइन लगा दिया, इसलिए डिटर्मिनेंट का आंसर सेम नहीं रहेगा, याद रखना। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी वैसे अलग से देख लो, मान लो कोई R3 को चेंज कर दे 2R3 में, 2R3 प्लस चलो R1 में, तो ये ऑपरेशन भी हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि गलत है, क्योंकि R3 में किसी और रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करना था, R3 को खुद हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखना ये पॉइंट भी। बिल्कुल ऐसी मान लो 50 होता, C1 को चेंज करा C1 प्लस C2 इंटू C3 में, तो कई बार क्वेश्चंस में ना हमें लगेगा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। C1 में हम बाकी कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल ऐड करा सकते हैं,
अब देखो एग्जैक्टली अब बिल्कुल हमें क्लैरिटी है कि ये स्टेप गलत था। अब ऐसे ही सोचो, सेम मिस्टेक होती है यहाँ पे, R3 को लिखा R3 प्लस R1 स्क्वायर, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि R3 में R1 के साथ कोई स्केलर मल्टीपल लगा सकते हैं, R1 इंटू R1 नहीं कर सकते। ये मिस्टेक हम क्यों करने को टेम्प्ट होंगे वो अलग से देखेंगे, वो सब अभी क्वेश्चंस में आएगा। बस केवल हमें पहली बार में पता होना चाहिए कि ये गलत है। ऐसे भी ये सोचो, मान लो C3 को चेंज करा, C3 प्लस 2C1 प्लस साइन थीटा इंटू C2, तो अब ये C3 में C1 का स्केलर मल्टीपल प्लस C2 का स्केलर मल्टीपल, साइन थीटा कोई नंबर है, एक स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई करा, तो उसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। हम करेंगे ऐसा भी क्वेश्चंस के बीच में, तो ये एक वैलिड ऑपरेशन है। बिल्कुल ऐसे ही R2 को मान लो कभी हमारा मन करे R2 प्लस C1 कर दें, मतलब एक रो में किसी और कॉलम को ऐड करा दें, तो वो गलत है। रो ने रो के साथ डील होना है, कॉलम ने कॉलम के साथ डील होना है। तो अब ये है बेसिक पॉइंट्स, इसका क्या करना है, ये क्यों सुना, वो सब अभी क्वेश्चंस में आने वाला है। तो सारा मेन काम क्या है एक्चुअली, कि सारा जो काम करेंगे वो क्यों करा, जो प्रॉपर्टीज करी वो क्यों करी, अब वो नोटिस करना शुरू करते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में होगा क्या। बहुत सिंपल काम है, पर बिल्कुल ध्यान से समझना शुरू करते हैं। तो ये बस पॉइंट पहले ऑब्जर्व करो। अब देखो ये होगा इस चैप्टर में, हमें अब से पहले अगर मान लो कोई ये क्वेश्चन देता और कहता है इसका आंसर बना दो, तो हमारे पास तरीका क्या था, हम एक्सपैंड करना शुरू कर देते, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बनाते। अब नहीं, अब ये इस बात को नोटिस करना कि अब जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें लिखा होगा विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब डायरेक्टली हमने एक्सपैंड नहीं करना। तो अब इस बात का भी प्रॉपरली मतलब समझना, याद रखना ये लाइन। विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब क्या है, पूरे चैप्टर में यही होगा, हर सवाल पे लिखा होगा विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब ही क्या है कि या तो बिना एक्सपैंड करे ऑपरेशंस जो हमने अभी अभी करे उनको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, या फिर अगर कुछ डायरेक्टली बात नहीं बन रही तो क्या करो कि इसमें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो क्रिएट करो। क्या सुना हमने, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो अगर हमने क्रिएट कर लिए, या फिर बिखरे हुए 3 जीरोस क्रिएट कर लिए। बिखरे हुए 3 जीरो मतलब किसी एक रो या कॉलम में 2 जीरो नहीं है, लेकिन अलग अलग पोजीशंस पे 3 जीरो आ गए। उसके जीरोस बनने के बाद अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इट इज स्टिल विदाउट एक्सपैंडिंग। याद रखना ये बात, किसी भी एक रो या कॉलम में 2 जीरो बना लिए, उसके बाद एक्सपैंड कर दिया, या फिर बिखरे हुए 3 जीरो बन गए, उसके बाद एक्सपैंड कर दिया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू विदाउट एक्सपैंडिंग। तो अब जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो मुझे क्या सोचना होता है, अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्या काम करें जिससे कि ये सिंपल हो जाए, अगर ना हो रहा हो तो जीरो बन जाए, जीरो बने उसके बाद फिर मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, 2 जीरो बने एक रो या कॉलम में। तो अब मेन टास्क ना ऑपरेशन ना प्रॉपर्टीज हैं, मेन टास्क इस चैप्टर में जो करने वाला है दैट इज दिस ऑब्जर्वेशन। तो अब इसके हर सवाल में हमने क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन को ग्रेजुअली पुश करना है। अब इस क्वेश्चन में जैसे नोटिस करते हैं, डायरेक्टली देखो हमारे सामने आया, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो हमने नोटिस करना शुरू करा। हमने एक बात नोटिस करी कि ये 41 है। अगर हम इसको अगर ये 5 है, अगर मान लो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर मान लो मैं यहाँ पे, अब देखो बहुत तरीके होंगे अलग अलग बच्चे के बोलने के, इसको केवल नोटिस करना शुरू करना कि क्या क्या हो सकता है। एक बात मेरे मन में आई कि अगर मान लो कि मैं 41 है, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इससे सबट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं C1 को चेंज कर दूँ, C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C2, क्यों करूं मैं ऐसा, 8 टाइम्स ऑफ C3, मुझे दिखता है कि ये 5 8 जा 40 होने पे यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 है, तो फिर मुझे आगे चेक करना पड़ता कि क्या मुझे इससे हेल्प हो रही है। तो 9 8 जा 72, 79 माइनस 72 कितना बनता, 7, यहाँ भी 7 है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 24, 29 माइनस 24 इज व्हाट, 5, ये भी 5 है। तो मुझे दिखा, देखो पहले ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले देखना है कि क्या इस ऑपरेशन को, याद रखना है लाइन। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो ब्लाइंडली ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फंसेंगे। हम नहीं करेंगे ऐसा। जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, हम पहले ऑब्जर्व करेंगे कि वो अप्लाई करने से क्या हमारी टर्म पहले से ज़्यादा सिंपल हो रही है, या हम किसी तरीके से जो प्रूव करने को कहा गया है उसके डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। अगर फ़ायदा हो रहा है तभी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई ब्लाइंड ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे कि ऑपरेशन अप्लाई करा और बाद में सोचते रहे कि ये क्यों करा। तो इस सवाल में हमें दिखा कि अगर हम C1 को चेंज कर दें, C1 माइनस सिंपली 8 टाइम्स ऑफ C3 में, तो उसका फ़ायदा क्या होता, C1 को चेंज करा, C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3, उसका फ़ायदा क्या होता कि ये भी एग्जैक्टली सेम बन जाता 175, ये भी 175। फिर हमें दिखा कि 2 कॉलम सेम आ गए, तो हमें क्लियरिटी कि इसका आंसर 0 आ गया।
देखो ये एक तरीका था। सेम क्वेश्चन में अगर मान लो किसी और के दिमाग में ये आता, देखो ये एक तरीका था। अब मान लो कि कोई और बच्चा हो, वो और इसको मतलब वो ऐसे ना करे, वो इसको ऐसे बोलता, तो सेम क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अब मान लो इसी सेम क्वेश्चन में मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया C2 को उसने चेंज करा C2, सिंपली मान लो उसके माइंड में आ गया कि उसने चलो C1 को ही उसने चेंज करा C1 को चेंज कर दिया C1 -8 टाइम्स ऑफ C2 C3 -C2। तो अगर मैं C1 को चेंज कर लेता C1 -8 टाइम्स ऑफ C3 मतलब -40 और आगे -0, तो एक सेकंड में यहां पे क्या बच जाता, तीनों जीरो। देखो C2 और C3 में कोई चेंज नहीं, तो वो 175 और ये 593। अब सिंपली एक कॉलम पूरा जीरो आ गया, तो इसका आंसर क्या बन जाता, 0। तो इसी बात को बोलना जरूरी नहीं कि एक बच्चे को यही क्लिक करना चाहिए था, और भी तरीके हो सकते थे, पर हमें क्या क्लिक करता है वो हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ ही एक्चुअली इस टॉपिक में बढ़ता रहेगा। तो एक्चुअली ये टॉपिक अब जैसे से हम आगे बढ़ेंगे हमें रियलाइज होगा कि बिल्कुल वैसा है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री था, जैसे +1 में ट्रिग्नोमेट्री में 11th में करा होता है। इस टॉपिक में कंप्लीटली ऑब्जर्वेशनल स्किल है और ये बन जाएगा, पर वो ऑब्जर्वेशनल स्किल के समय हमने करना क्या है वो नोटिस करना। स्टेप मेरा ऐसा होना चाहिए, लिखने से पहले याद रखना है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि या तो टर्म सिंपल बने या फिर जीरो क्रिएट होता हो। तो चलो इस पर भी आगे काम करना शुरू करते हैं, पर राइट ऑपरेशन क्या है वो हमने नोटिस करना शुरू करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप क्रैक करने की कोशिश करो। अब ये करो सॉल्व। अब देखो हमें कहा गया कि प्रूव करो कि ये 0 है और एक्सपैंड नहीं करना, तो अब हमने सोचना शुरू करा कि क्या करें। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ना एक दो बातें और भी काम की हैं, वो सुनना। एक तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका था कि हमें दिखा कि अगर हम C2 में C3 ऐड करा लें या C3 में अगर C2 ऐड करा लें, तो हमें बिना कुछ करे दिखता है कि सब में A + B + C बन जाता। पूरे कॉलम में जब A + B + C आ गया तो वो पूरे कॉलम से बाहर आ जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। वही यहाँ पे पहले से भी है, तो हमें फ़ायदा होता दिखा। तो मान लो कि अगर हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, सिंपली पहले C3 को चेंज कर दिया C3 + C2। अच्छा याद रखना, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं वो लिखने हैं, अगर नहीं लिखे तो हमारा सवाल बिल्कुल गलत है। यही इसके नंबर हैं, इस स्टेप्स के नंबर हैं। तो हमें यहाँ पे C3 को C3 + C2 लिख के दिखाना है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि हमने करा क्या। C3 को C3 + C2 करा, देखो ये बन गया A + B + C, और हमें दिखा कि इसका फ़ायदा हो रहा है। अब A + B + C पूरे कॉलम में, तो वो बाहर कॉमन आ गया, दो कॉलम्स बन गए एग्जैक्टली सेम, तो उसका आंसर आ गया 0। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली इस तरीके से बननी चाहिए थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं अभी पहले थोड़ी देर, ताकि कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन का स्किल हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो। अब मान लो ये क्वेश्चन होता, हमसे कहा गया कि प्रूव करो कि ये 0 है, हमने डायरेक्टली एक्सपैंड तो करना नहीं है, तो अब हमें देखना पड़ता है कि क्या मैनिपुलेशन करें जिससे कि टर्म पहले से सिंपल बन जाए। तो इस क्वेश्चन में वो मैनिपुलेशन कोई स्पेशल थी भी नहीं। हमें दिखा कि अगर हम C1 को चेंज कर दें C1 - C2, उसका फ़ायदा क्या होता, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, देखो वहाँ भी 1 है। कॉट स्क्वायर थीटा - कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, वहाँ भी -1 है। और 42 - 42 बनेगा, और देखो वहाँ भी 2 है। तो हमें यही इस स्किल को एनहांस करना है। कोई बुक इस स्किल को इस टॉपिक में एनहांस नहीं कर पाती, इसलिए नोटिस करना कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे पैनिक में रहते हैं। क्यों पैनिक होते हैं, क्योंकि उनको ये जो मेन स्किल है ये कोई बता नहीं सकता। ये स्किल हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कशन में आपस में इनकलकेट करना है अपने अंदर। ये स्किल एक्चुअली है कि ऑब्जर्वेशनल स्किल। तो जब बुक में हम इस टॉपिक के सॉल्यूशंस करते हैं, और नोटिस करना अपनी ये ट्रबल कि बच्चे वो कहते हैं कि हम लोग इसको ऑपरेशंस पढ़ पढ़ के समझ जाएं कि क्या करा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऑपरेशन नहीं समझना, ये समझना है कि वो ऑपरेशन अप्लाई करने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक क्या है कि मेरी टर्म पहले से ज़्यादा सिंपल हो या मेरी डायरेक्शन राइट बने। तो देखो इस सवाल में मैंने पहले नोटिस करा कि मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, मुझे फ़ायदा होगा, अब अप्लाई कर दिया। हमने सिंपली C1 को चेंज कर दिया C1 - C2। उसका फ़ायदा क्या हो गया, ये पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम बन गया, और हमें दिख रहा था कि ये बनने वाला है, इसीलिए ये करा। दो कॉलम सेम तो आंसर 0। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ये भी राइट होना चाहिए अपने आप। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता था वो समझते हैं। हमें दिया गया कि ABC AP में है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। तो अब क्या करते हैं हम इसमें, तो मेन टास्क क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब हम जानते थे कि 2B बराबर है A + C के, तो हमने अब नोटिस करना था कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा राइट पैटर्न बन सके। तो बहुत तरीके थे।
सबसे पहले देखते हैं कि सबसे फास्ट क्या हो सकता था। अगर नोटिस करो तो जो R2 है, जो सेकेंड रो है, उसमें दिखता है कि 9y प्लस बी है, और ज़रा पहली और तीसरी को ऐड करो तो दिखता है कि 18y प्लस ए प्लस सी है। तो अगर मान लो मुझे क्लिक कर जाए कि मैं R2 को, सेकेंड रो को चेंज कर दूं R2 माइनस हाफ ऑफ R1 प्लस R3 में, ये क्यों करूं? क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिखता है कि ये करते ही सिंपली क्या होता कि यहाँ पे क्या बनने वाला है 9y प्लस बी, इन दोनों को ऐड होके क्या आने वाला है 18y, उसका हाफ कितना हो गया 9y प्लस ए प्लस सी बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करके भी 9y प्लस बी बन रहा है। तो जब R2 माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो पहले मैंने ये बात ऑब्जर्व करी, उसके बाद इस ऑपरेशन को बनाया, डायरेक्टली ब्लाइंड ऑपरेशन नहीं करा कि ये करके देखते हैं। तो बच्चे ये गलती करते हैं, एक भी ब्लाइंड ऑपरेशन नहीं करना कि ये करा उससे क्या होगा वो पता नहीं चलेगा फिर। तो अब ये करते ही क्या हुआ, पहला वाला रो सेम 5y प्लस 7, लास्ट में आ गया 8y प्लस ए। यहाँ पे नोटिस करो क्या बन गया, 6y का हाफ 3y और 10 का हाफ 5, ये 0 बना, ऐसे ये 0 बना, ये 0 बना, नीचे सेम। तो ठीक है, नीचे दोनों सेम ही आ गए पहले वाले। तो जैसे किसी एक कॉलम में 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0। तो ये क्वेश्चन होने को तो एक्चुअली इतनी तेज़ हो सकता था, तो अगर हमने इसको अगर इतनी तेज़ करा तो बहुत अच्छा, बहुत ही सही स्पीड पे ब्रेक करा। पर कई बार ऐसे नहीं क्लिक करता, कई बार ऐसे नहीं क्लिक करता। तो अब अगर नहीं क्लिक करता तो क्या करते, तो उस केस में इसी सवाल को करने के और भी तरीके पॉसिबल थे। अब ये हमने कर लिया डिस्कस। इसी क्वेश्चन को सोचो कि सेम सवाल है, ऐसे नहीं क्लिक करा, ये क्लिक कर गया तो बिल्कुल हमने एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर लिया, बहुत अच्छा है। मान लो नहीं क्लिक करा तो अब मुझे कुछ और सोचना था। तो अब मैंने नोटिस करा कि अगर मैं R3 को R3 माइनस R2 कर देता हूँ, R3 को R3 माइनस R2 कर देता हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या होता, यहाँ पे बन जाता 1, यहाँ पे बन जाता y। और उसके बाद अगर मैं R2 को चेंज कर देता हूँ R2 माइनस R1, तो यहाँ पे क्या बन जाता y और यहाँ बन जाता 5 माइनस 4 मतलब 1। तो मुझे दिखता है कि अगर मैं ये दो ऑपरेशन अप्लाई करूँ, पहले R3 को चेंज करा R3 माइनस R2, पहले इसमें R3 को चेंज करा R3 माइनस R2 और एक नया डिटर्मिनेंट बना लिया। तो R2 को तो हमने चेंज करा नहीं, उसके बाद हमने R2 को चेंज कर दिया R2 माइनस R1। अब देखो अभी शुरू में काम कर रहे हो, इसलिए अभी आप लोग एक एक स्टेप ही करना है एक बार में। R3 को R3 माइनस R2 करा, नया डिटर्मिनेंट बना लो, उसके बाद R2 को R2 माइनस R1 करा। तो ये दोनों करने के बाद हमें दिखता है कि R1 में हमने कोई चेंज नहीं करा, वो सेम रहता 5y प्लस 7 और लास्ट में 8y प्लस ए। यहाँ पे क्या बन जाता, ये आ जाता y प्लस 1, ये बन जाता y प्लस 1 ये भी, और यहाँ पे क्या बना लास्ट में, वो बन गया y प्लस b माइनस ए। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना y प्लस 1 R3 माइनस R2 की वजह से, यहाँ पे बना y प्लस 1 और लास्ट में बना y प्लस c माइनस बी, c माइनस बी। अब नोटिस करो कि हमें गिवन था इस क्वेश्चन में कि ए बी सी कैसे हैं, ए पी में, तो जो b माइनस ए है वो भी कॉमन डिफरेंस है, जो c माइनस बी है वो भी कॉमन डिफरेंस है। तो आर वी एबल टू सी कि इस डिटर्मिनेंट में जो सेकेंड रो है और जो थर्ड रो है वो सेम आ गई, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो इसी सवाल में अगर हम लोगों ने कोई और अप्रोच लगा के भी करा होता तो वो भी करेक्ट था। तो इसलिए ये बात समझना कि ऐसा नहीं होता कि अब जब बुक में इस टॉपिक में अगर मान लो ऑथर ने किसी एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा है तो हमारे माइंड में इससे पहले जो चैप्टर करे उसमें लगता था कि बस यही मेथड होगा, तो इस चैप्टर में उस थॉट से भी ऊपर निकलो, ऐसा नहीं है। फोकस अपना क्या होना चाहिए कि हमने वो ऑपरेशन अप्लाई करना है ऑब्जर्व करके, जिससे कि हमारे सवाल की डायरेक्शन राइट बने। देखो जैसा इसमें अभी अभी हमने डिस्कशन में देखा, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप का रोड रहा है। अब ये करो अटेम्प्ट। देखो ये क्वेश्चन भी अब बिल्कुल सिंपल था, देखने में ऑकवर्ड लगता है, पर हमने मेन काम ही यही करना है कि अपने ऑब्जर्वेशन को ग्रेजुअली पुश करना है। अब देखो इसमें मैं क्या गिवन था, ये एक्सप्रेशन, तो अब हमने क्या सोचना था कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो नोटिस करो कि एक तरीके से a प्लस, ये अगर हमें दिखता है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का स्क्वायर है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाता था 4ab, और इसमें a और b मल्टीप्लाई करके 1 बनाते हैं। तो मैं दिखता कि सिंपली अगर c1 को चेंज कर दो c1 माइनस c2 में, तो ये ऑपरेशन करते ही यहाँ पे 4 4 4 बन जाएगा। ये देखो मुझे पहले से दिखता है, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि ऑपरेशन अप्लाई करें और सरप्राइज हो कि देखो ये क्या बन गया। तो बच्चे ये गलती करते हैं,
पहले ऑब्जर्व करना है कि ये बनेगा, उसके बाद लिखना। अब देखो इसका फायदा क्या, हमें दिखता है 4 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉलम सेम आ गए, आंसर 0 आ गया। तो बहुत ग्रेजुअली अपने आप को पुश करो इन द राइट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने जो मेन ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो नोटिस करने शुरू करें, और उसका क्या क्या रोल हो सकता है, उसमें जो मेन काम करना है वो नोटिस करो कि ऑपरेशन नहीं है। मेन काम एक्चुअली जो करने वाला है वो ऑब्जर्वेशन है, वो कहीं लिखा नहीं होता बुक में। तो बच्चों को गड़बड़ गलती क्या लगती है कि उनको लगता है कि हमें ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम है। ऑपरेशंस में प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें क्या क्या गलती करते हो वो हम लोगों ने डिस्कस करा साथ में, तो उसको नोटिस बिल्कुल अपने ध्यान में रखना। सारी इस चैप्टर में गलती ये है कि हम लोग सही पकड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद देखने कि ये क्या हो गया, वो जोन कभी नहीं आने देना। ऑपरेशन से पहले सोचा करोगे कि ये करूँगा तो उसका ये फ़ायदा होगा, तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल राइट बनेगी। तो इस इतनी सी बात को अगली कई क्लासेस में हमने डिस्कस करना है। इतनी सी बात को हर क्लास में बस उसी ऑब्जर्वेशन वाले स्किल को पहले से ज़्यादा एनहांस करना है। तो जो आज करा वो हमने काम शुरू करा। अब नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली केवल क्वेश्चंस की डिस्कशन ही होनी है, और वही सही इंटरेस्टिंग मज़ेदार काम है। तो अगर मेरे से पहले अगर अपने आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं ट्रबल आती है तो आगे डिस्कशन में हमने वो देखना ही है। तो जो आज भी प्रॉपर्टीज़ करी इनको एक बार ज़रूर रिकॉल करना।